हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गुरु ER संदीप चैनल में आपका स्वागत है। सी प्रोग्रामिंग का आज 10वां पार्ट है। 9 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग और जिसमें अपनी प्रोग्रामिंग पे पकड़ बना चुके हैं। आज फंक्शन का नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंतर्गत हम लोग फंक्शन में आर्गुमेंट के रूप में एरे को पास कराएंगे, जिसमें 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे एज वेल एज स्ट्रिंग, तीनों के तीनों पार्ट को कवर अप करेंगे। तो बेसिक चीज़ें पहले पकड़नी है और एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हम लोगों के लिए आगे प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो जाएगा। तो एक नज़र सिलेबस पे डाल लें हम लोग। तो सी प्रोग्रामिंग के सिलेबस में आज जो टॉपिक्स कवर अप होने वाले हैं वो है 1 डायमेंशनल एरे पासिंग एज एन आर्गुमेंट, 2 डायमेंशनल मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे पासिंग एज एन आर्गुमेंट और स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट। इसके बाद कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं वो देख लें हम लोग। तो एवरेज ऑफ एन नंबर है बाय यूजिंग 1 डायमेंशनल एरे, लेकिन यहाँ पे आज हम लोग एरे को पास कराएंगे आर्गुमेंट के रूप में अपने फंक्शन के थ्रू। लार्जेस्ट ऑफ एन नंबर्स देखेंगे हम लोग, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे जो मल्टी डायमेंशनल बेस्ड होगा, और स्ट्रिंग बेस्ड में हम लोग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग सीधे बोर्ड पे चलते हैं और बेसिक्स पहले कंसेप्ट को क्लियर करें, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है आज का टॉपिक जो है हम लोगों का वो फंक्शन है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन में थोड़ा सा अगले स्टेप पे आए हैं हम लोग, और उसमें अब आज देखेंगे हम लोग कि एरे अगर एक आर्गुमेंट है और उसे पास कराना है तो कैसे कराएंगे। तो एरे दोनों तीनों रूप में हो सकता है, मतलब वो एक 1 डायमेंशनल एरे भी हो सकता है, वो एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जिसको बोलते हैं मतलब स्ट्रिंग भी हो सकता है, एज वेल एज वो एक मल्टी डायमेंशनल एरे भी हो सकता है, मतलब 2D या 3D एरे भी हो सकता है। तो अभी जो बोर्ड पे हम लोग प्रोग्राम समझेंगे और जो बेसिक चीज़ें उसके बारे में अच्छी पकड़ बनाएंगे वो ये है कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग से। तो ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम का आउटपुट होगा कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग डालिए और वो हमें ये कैलकुलेट करके देगा कि इसकी लंबाई कितनी है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे हेडर फाइल एक एक्स्ट्रा आ रही है string.h। आपको पता है अगर कोई भी लाइब्रेरी फंक्शन स्ट्रिंग से रिलेटेड यूज़ करते हैं तो उसे इंक्लूड करना पड़ता है। उससे आगे का कंसेप्ट देखें हम लोग तो ये len नाम का एक फंक्शन है, मतलब यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जिससे मैंने डिक्लेयर किया है अपना एक नाम देके, और इस फंक्शन में जो आर्गुमेंट यूज़ होगा वो एक स्ट्रिंग यूज़ होगा जिसे नाम दिया है मैंने s। यहाँ से मेन पार्ट स्टार्ट हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया, मतलब अपना जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग लेना है वो डिक्लेयर किया हम लोग। लंबाई के लिए x कैलकुलेट किया गया और मैंने कहा एंटर अ स्ट्रिंग। जो भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग की डालेंगे, फॉर एग्जांपल सपोज हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग का वैल्यू डाला है सपोज कॉलेज, COLLEGE। ये मेरा स्ट्रिंग वैल्यू है, यानी इनपुट है जो हम लोगों ने डाला, यानी 1 2 3 4 5 6 7। ये उसे रीड कर लेगा, यानी s के अंतर्गत यानी s की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कॉलेज। अब ये जो s है उसे वो एक आर्गुमेंट मानेगा, len नाम के फंक्शन को एग्जीक्यूट कराएगा और जो भी रिजल्ट आएगा उसे x में स्टोर कर देगा। यानी जब प्रोग्राम का कंपाइलर यहाँ पे पहुँचेगा तो वो सीधे सीधे कंट्रोल को अब यहाँ से उठाएगा और यहाँ लेके चलेगा। ये दोनों लाइन रिटर्न के बाद एग्जीक्यूट होंगी। हमेशा याद रखिएगा जब भी फंक्शन का नाम लिखा जाता है उसके बाद कंट्रोल सीधा फंक्शन पे ट्रांसफ़र हो जाता है। अब आए हम लोग सेकेंड पार्ट के तरफ। तो यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि पहली बात, जब आप एरे को आर्गुमेंट के रूप में यहाँ पे डाल रहे हैं और जब डिक्लेयर कर रहे हैं उस समय किसी भी तरह के स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ नहीं करना है। लेकिन जब आप एरे को यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब फंक्शन जहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी जो एक टुकड़ा आप अलग लिखने जा रहे हैं वहाँ पे जब आप लिखेंगे तो सबसे पहली बात तो s के जगह पे आप s1 लाइए, मतलब उसका नाम बदल दीजिए। दूसरी बात, जो डिक्लेरेशन का टाइप है वो वही रहेगा, तो इंटीजर टाइप का वैल्यू हमें मिलेगा लंबाई के रूप में, इसलिए यहाँ पे इंट डिक्लेयर करेंगे। len मेरे द्वारा जो नाम दिया गया है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जो मेरा, उसका नाम है len, और आर्गुमेंट के रूप में s1 यूज़ हो रहा है जो कि s के बदले में है। ये एक कैरेक्टर टाइप का है। और सबसे ध्यान देने वाली बात, जब कभी भी एरे को एज एन आर्गुमेंट पास कराया जाता है
उसके डिक्लेरेशन के समय यहाँ पे ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट डालना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे आप डालेंगे ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद का कंसेप्ट बहुत सिंपल है। एक लोकल वेरिएबल हम लोगों ने y डिक्लेयर किया, strlen फंक्शन के थ्रू वो हमें कॉलेज की लंबाई कितनी है ये कैलकुलेट करेगा और कैलकुलेट करके वो वैल्यू y को दे देगा। उस y को मेन पार्ट में रिटर्न कर दिया जाएगा। यानी ये जो फंक्शन है एलियन नाम का है, वो y का वैल्यू यानी लंबाई जो भी होगी उसे रिटर्न करेगा। ये y वैल्यू ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी x को। यानी जितनी भी कॉलेज की लंबाई है 7, ये जो 7 है ये रिजल्टेंट ऑटोमेटिकली असाइन होगा x को, क्योंकि ये फंक्शन रन होने के बाद जो भी रिजल्ट देगा वो x में आएगा और उसे हम लोगों ने कहा कि आप डिस्प्ले कर दीजिए। तो उम्मीद है कि अब आप किसी भी स्ट्रिंग को पास करा लेंगे एज एन आर्गुमेंट। अब हम लोग अगला 1 डायमेंशनल एरे को पास करा के देखेंगे कि कैसे पास होता है। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है हम लोगों का ये 1 डायमेंशनल एरे का है और ये इंटीजर वैल्यू को लेके चल रहे हैं हम लोग। सेम प्रोग्राम हम लोग बनाए हैं सिंपली एरे के थ्रू। ये एवरेज ऑफ एन नंबर्स का प्रोग्राम है। अब भी यहाँ पे हम लोग अपने एरे को पास कराएंगे एज एन आर्गुमेंट एक फंक्शन के थ्रू। तो चलिए बेसिक से क्लियर कीजिए। तो यहाँ तक की कहानी वही है। एक इंटीजर टाइप का हम लोगों ने खुद का एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम दिया मैंने ab। इसमें आर्गुमेंट्स क्या क्या आएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने और एरे कौन सा है। ये डिक्लेरेशन है जिसमें हम लोगों ने वेरिएबल्स डाले। मेरा प्रोग्राम पूछेगा हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, वॉट एवर द इनपुट विल बी इट विल बी स्टोर्ड इनटू n। सपोज हम लोगों ने बोला 5 एलिमेंट्स हैं। अब 5 बार वो मेरे से वैल्यू लेगा और उसको a ऑफ i में रीड करता जाएगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। तो 5 वैल्यूज जो भी देंगे हम लोग वो इस एरे में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि ab नाम के मेरे इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को एग्जीक्यूट करो 2 आर्गुमेंट को बेस लेके, एक n को और एक एरे को। एरे को जब यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं हम लोग तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं होता है। अभी पिछले प्रोग्राम में भी यही चीज़ मैंने कहा था। जो भी वैल्यू आएगा वो s में स्टोर हो जाएगा और उसे हम लोग ने डिस्प्ले पे डाला है। खैर इस ये लाइन जैसे ही आएगी avn, a, निश्चित तौर पे ये कंट्रोल अब यहाँ से उठेगा और यहाँ पहुँच जाएगा। डिक्लेरेशन ऑलरेडी हमको पता है, रिजल्ट जो भी आएगा वो इंटीजर आएगा, इसलिए रिटर्न वैल्यू इंट है। यहाँ पे इंट लिखेंगे। पहला आर्गुमेंट n था, ये n का नाम बदल के अब m हो जाएगा और a जो एरे का नाम है वो बदल के b हो गया। मतलब जो भी वैल्यू है वो यहाँ से केवल नाम बदलेगा, क्योंकि ये एक अच्छी आदत है। आगे आपको और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा जब पॉइंटर्स में हम लोग आएंगे तो क्यों नाम बदल लेना चाहिए। खैर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ब्लैंक लगेगा, सेम है जैसा स्ट्रिंग हैंडलिंग में लगाए हम लोग। ये कुछ लोकल वेरिएबल हैं जिनकी ज़रूरत हमें है। यहाँ पे ये सम करता जाएगा। सम करने के बाद एवरेज कैलकुलेट करने का तरीका होता है। ओवरऑल जो भी सम आया उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवीज़न कर दें तो n की जगह पे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए m आया है और b ऑफ j में हमारा वही एरे है जो यहाँ a ऑफ i में हम लोगों ने लिया था। एवरेज कैलकुलेट करेगा, s1 के रूप में वैल्यू रिटर्न होगी। ये वैल्यू रिटर्न होके फिर से वही ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा इस s को और यही s यहाँ पे डिस्प्ले पे आ जाएगा। यानी एवरेज ऑफ n नंबर्स बाय यूजिंग फंक्शन पासिंग एरे 1 डायमेंशनल एरे एज एन आर्गुमेंट। ये रहा रिजल्ट आपके सामने, प्रोग्राम आपके सामने, लॉजिक आपके सामने, कंसेप्ट है, फॉर्मूला है, फॉर्मेट है। ये एक स्ट्रक्चर है जो आपको ध्यान में रखना होगा। कभी भी C में या C++ में आप आगे देखेंगे अभी, तो अगर आर्गुमेंट के रूप में एक एरे को ट्रांसफ़र कराना है तो जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो यही हैं जिसे मैंने स्पेशली हाईलाइट करके आपको बताया है। अब चलिए हम लोग कुछ प्रोग्राम्स इसके रन कर लें, नोट्स को पढ़ लें अच्छे से। मल्टी डायमेंशनल एरे को कैसे रन कराएंगे वो भी चेक कर लें हम लोग। तो चलिए अब चलते हैं नोट्स की तरफ। तो नोट्स की तरफ पढ़ें हम लोग। एरेज टू फंक्शंस यानी पासिंग आर्गुमेंट एक एरे को बना के। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसा कि बोर्ड पे समझ लिए हम लोग। अगर एक एरे है और उसे हमें आर्गुमेंट बनाना है और उसे पास कराना है तो बहुत सिंपली हम लोगों को अपने मेन पार्ट में उस आर्गुमेंट को लिखना होगा एज अ इनिशियल नेम और उसके बाद जिस हिस्से में हम अपने फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं उस हिस्से में ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे उस चीज़ को मैंने हाईलाइट करके भी दिया है, पेयर ऑफ एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स। आप इस डेफिनेशन को जस्ट नोट डाउन कर लें और याद कर लें, बहुत
टिपिकल इसका नोट्स नहीं है, सिंपल सा 4 लाइन ध्यान में रखना है कि क्या तरीका होता है, कभी भी 1D या 2D एरे है या फिर कोई स्ट्रिंग है तो उसे कैसे पास कराते हैं। एक एग्जांपल दे दिया है मैंने एवरेज ऑफ n नंबर्स का, जिसे ऑलरेडी हम लोग बोर्ड पे रन करके देख चुके हैं। तो सिंपली आप इस कंसेप्ट को देखें, समझें, और चलिए बिना समय गंवाए आप सीधे प्रोग्राम की तरफ बढ़ें हम लोग, और चल के कुछ 4-5 प्रोग्राम रन करके और ज़्यादा अच्छी पकड़ बना लें इस टॉपिक पे। और आप तो प्रैक्टिस करें ही घर पे, ये सबसे ज़रूरी है। चलिए अब पहला प्रोग्राम देखें हम लोग। तो ये जो प्रोग्राम है ये 1 डायमेंशनल एरे का है, जिसको हम लोग पास कराएंगे फंक्शन के आर्गुमेंट के रूप में। तो उस फंक्शन का नाम दिया है मैंने ab, और 2 वेरिएबल्स हैं इसमें, एक तो n मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, और एरे के लिए a लिया गया है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आप ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू डिक्लेरेशन कर सकते हैं, मतलब आर्गुमेंट के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक एरे के अंतर्गत पूरा डाटा इनपुट में ले लिया और a नाम के एरे में अपने डाटा को सेव कर लिए। यहाँ पे बोला गया कि आप ab नाम के फंक्शन को कॉल कीजिए, जिसके 2 आर्गुमेंट हैं, एक तो n यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, और दूसरा है a जिसको हम लोग एरे कहते हैं। जो भी रिज़ल्ट आएगा वो r में स्टोर होगा और वही वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले पे आएगी। अब जब फंक्शन को डिक्लेयर करने की बात आई, मतलब फंक्शन वाले पार्ट को जब लिखने चले हम लोग, तो यहाँ पे अब जो ध्यान देना है वो ये है कि पहले तो आप वेरिएबल नेम बदल लें, मतलब आर्गुमेंट नेम बदल लें। यहाँ पे n है तो इसको बदल के मैंने यहाँ पे m रखा है, और a एरे जो था यहाँ पे किसी स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब उसके लिए प्रोग्राम लिखेंगे हम लोग तो यहाँ पे आपको एरे का नाम बदल के और ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है, ये याद रखना होगा आपको। इसके बाद सिंपल फॉर लूप लिए हम लोग और हर बार सम करते गए, एवरेज कैलकुलेट किए और उस एवरेज को यहाँ से रिटर्न कर दिए, जो कि रिजल्टेंट के रूप में यहाँ पे आएगा, और उसे हम लोग डिस्प्ले पे डालेंगे। चलिए रन करके दिखाते हैं इस प्रोग्राम को हम। तो सपोज़ ये प्रोग्राम मेरे से पूछा कितने नंबर्स हैं, वो मैंने डाला 5, और कौन कौन से नंबर्स हैं, तो 11, 12, 13, 14 और 15। तो ये हमें एवरेज ऑफ n नंबर्स का प्रोग्राम का आउटपुट दे दिया। तो यहाँ पे 1D एरे को यानी 1 डायमेंशनल एरे को कैसे पास कराते हैं, तो ये एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे डिक्लेरेशन करना होगा उस फंक्शन का। दूसरी चीज़ याद रखनी है आपको कि आप यहाँ पे जब आर्गुमेंट डिक्लेयर कर रहे हैं उस समय ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और एरे का नाम बदल देंगे। एक और जो याद रखने वाली चीज़ है, यहाँ पे जब मेन पार्ट में आप अपने फंक्शन को रन कराएंगे, मतलब कॉल कराएंगे, उस समय आपको सिंपल एरे का नाम लिखना है, किसी भी तरह के स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ नहीं करना है। और अगर ये वैल्यू विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न है तो यहाँ पे आपको रिजल्टेंट को रिटर्न कराना होगा। बस यही बेस है 1D एरे में, जब एक आर्गुमेंट के रूप में आप 1 डायमेंशनल एरे को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो लार्जेस्ट ऑफ n नंबर्स का है। ये प्रोग्राम भी हम लोग सिंपल तरीके से बना चुके हैं। अब ये जब फंक्शन शुरू हुआ है तो इसमें एरे को पास कराएंगे हम लोग आर्गुमेंट के रूप में। अगेन डिक्लेरेशन का वही तरीका है, यहाँ तक एलिमेंट्स लेंगे हम लोग और यहाँ पे फंक्शन का नाम बदल के LARG रखा है मैंने, R में रिजल्टेंट डाल रहे हैं और यहाँ पे उसको डिस्प्ले कराना है। सेम पैटर्न यहाँ पे भी, ये जो आपका ग्लोबल आर्गुमेंट है जो ऊपर से लेके आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स n की जगह पे हम लोग यहाँ पे m लेंगे और a नाम के एरे के जगह पे b लेंगे। आप फिर से गौर करें अगर, तो यहाँ पे a जो था वो विदाउट आर्गुमेंट है, सॉरी विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट होगा, और यहाँ पे ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। बाकी लॉजिक वही है, लार्जेस्ट को ट्रांसफ़र करने का इफ़ लगा के जैसे करते थे हम लोग। तो इसको भी रन करके आउटपुट दिखा देते हैं हम आपको। तो कितने, और कोई एक एरर दे रहा, चेक कर लेने दीजिए, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली, सॉरी यहाँ पे कॉमा एक्स्ट्रा हो गया है। चलिए रन किया जाए इसको। तो कितने वैल्यूज़ हैं, सपोज़ 5, कौन कौन से हैं, 11 है, 23 है, 66 है, 34 है, 99 है। सबसे बड़ा वैल्यू चाहिए तो सबसे बड़ा वैल्यू वो हमें दे दिया। चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखें हम लोग। तो ये भी आर्गुमेंट के लिए ही होगा, केवल अंतर बस ये आ जाएगा कि हम लोग अब मल्टी डायमेंशनल पे इसको देखेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का है और यहाँ तक की कहानी वही है
ये एक डिक्लेरेशन हुआ इस लाइन में, जिसमें हम लोगों ने बोला कि ARR नाम का एक फंक्शन यूज़ करो जिसमें 3 आर्गुमेंट होंगे, नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए m और n, और एक एरे होगा जो मल्टी डायमेंशनल है, मतलब 2 डायमेंशनल है। यहाँ पे फंक्शन को रन कराया गया, और ये प्रोग्राम मैंने नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट पे बनाया है ताकि आप दूसरा पैटर्न पे भी सीख जाएं। तो m और n यहाँ पे लिए हम लोग, और एक a लिए एरे वाला। जब इसके आर्गुमेंट्स आप लिखेंगे तो यहाँ ध्यान देंगे, चूँकि नो रिटर्न है इसलिए आगे वाइड लगाना पड़ेगा, और x और y m और n के बदले में आया। और यहाँ पे डिक्लेरेशन करते समय आपको जो भी आर्गुमेंट्स हैं वो डिक्लेयर करने होंगे, और एरे का नाम बदलना होगा, मतलब b ऑफ 3 3। लूपिंग ली गई g और h के बेस पे, i और j के जगह पे मैंने g और h लिया है, और c ऑफ gh में b ऑफ hg डाल दिया हम लोग, मतलब ट्रांसपोज वैल्यू, जो भी कॉलम का वैल्यू है वो रो को दे दो, तो इसलिए hg को gh में डाला गया। ये लॉजिक नया नहीं है आपके लिए, आप पहले भी ये कंसेप्ट देख चुके हैं। तो अगेन इसको रन करके यहाँ पे c को हम लोगों ने डिस्प्ले करा लिया, मतलब रिजल्टेंट को यहाँ पे डिस्प्ले करा लिया गया। तो रन करके दिखाते हैं हम आपको। तो नंबर ऑफ़ रोज़ कॉलम्स कितने हैं, तो सपोज 2 बाई 2 का मेरा मैट्रिक्स है। पहला वैल्यू मैंने डाला 10, दूसरा वैल्यू मैंने डाला 11, नेक्स्ट वैल्यू 12, और उससे अगला वैल्यू 13। ये रहा रिज़ल्ट। जो हम लोगों ने यहाँ पे रो में डाला था वो अब कॉलम में आ चुका है, और इसी को ट्रांसपोज कहते हैं। इसी बेस पे हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। फ़र्क नॉर्मल एरे में और फंक्शन विथ एरे में यही आता है कि आपको एरे को एज एन आर्गुमेंट पास कराना पड़ता है। जब हम कॉल करते हैं उस टाइम में सिंपली एरे का इनिशियल नेम लिखते हैं, केवल किसी स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम लोग इसको आर्गुमेंट को डिक्लेयर करते हैं फंक्शन वाले पार्ट में, तो नाम बदलते हैं, और उसके बाद का है कि आपको यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल में डिक्लेयर करना पड़ता है। आगे सारा कंसेप्ट वही है, ट्रांसपोज का लॉजिक वही है, और रन करके मैंने दिखा दिया। अब अगला एक स्ट्रिंग पे देख लें हम लोग, तो पूरा पार्ट कवर अप हो जाएगा हम लोगों का। तो नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो स्ट्रिंग से रिलेटेड है। तो इसमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैलकुलेट करना है। तो सिंपल, पहले तो मैंने एक लेन नाम का जो फंक्शन है वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, और एक स्ट्रिंग लिए हम लोग, उसका लेंथ के लिए लेन नाम का फंक्शन डाले, और x में उसका वैल्यू डालेंगे, यानी ये विथ रिटर्न वैल्यू है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वाइड के जगह पे इंटीजर डिक्लेयर किया है, क्योंकि लंबाई जब भी मिलेगी तो इंटीजर भी मिलेगी। और यहाँ पे जब हम आए तो आप देखिए यहाँ पे s नाम का वेरिएबल था, इसको बदल के हम लोगों ने s1 कर लिया, मतलब नाम बदल लिया। और यहाँ पे भी वही कंसेप्ट, ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। strlen फंक्शन का इस्तेमाल किया गया, जो भी रिजल्टेंट है वो p में जाएगा, और उसके बाद इसको हम लोग डिस्प्ले कराएंगे। चलिए इसको रन करके देखिए। तो सपोज़ आपने यहाँ पे टाइप किया व्हाट इज़ द लेंथ, तो सपोज़ हम लोगों ने लिखा यूनिवर्सिटी। अब जो भी इसकी ओवरऑल लेंथ है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट से भी हम लोग इसको वेरीफाई कर लिए। अगला जो वीडियो आएगा वो रिकर्सन पे होगा, और सी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है रिकर्सन। तो नेक्स्ट वीडियो और मज़ेदार होगा। उम्मीद है सी प्रोग्रामिंग में आज आप खूब अच्छे से फंक्शन का सारा कंसेप्ट समझ गए होंगे, और अब आपके लिए फंक्शन बेस्ड एरे को आर्गुमेंट के रूप में पास कराना आसान हो गया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, ये सीरीज़ पसंद आ रही हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अगला वीडियो और इंटरेस्टिंग होगा, और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक कवर अप होगा उसमें, जिसे हम लोग रिकर्सन कहते हैं। और सी में रिकर्सन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।